देश में लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून सीएए क्यों मचाए बवंडर। करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी मुस्लिमों को वोट बैंक बना चुके राजनीतिक दल आखिर क्यों कर रहे हैं सीएए का विरोध। सीएए कानून के तहत आखिर गैर मुस्लिम शरणार्थियों को ही नागरिकता क्यों देगी केंद्र सरकार। केरल और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने किया सीएए लागू नहीं करने का ऐलान, लेकिन क्या रोक सकेंगी केंद्र सरकार को। सीएए के विरोध का असली कारण और वोट बैंक की राजनीति से इसका क्या संबंध है, आज दरअसल इसी पे चर्चा करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सीएए के तहत नागरिकता मिलेगी कैसे और किसे मिलेगी। तो इस कानून के तहत भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीनों ही स्थानों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पासपोर्ट या कोई दूसरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स अगर उनके पास नहीं है तो भी वो आवेदन कर सकेंगे और उसके आधार पर उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अब एक जो मेजर सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि लोगों को ये समझाकर भड़काया जा रहा है कि इससे भारतीय मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सीएए के लागू होने से जो भारतीय नागरिक हैं, भले ही वो हिंदू हों या मुसलमान, उनकी नागरिकता पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इसे लेकर जो तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं वो सिर्फ माहौल को बिगाड़ने के लिए और आम लोगों को भ्रमित करने के लिए उठाई जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि सीएए का विरोध क्यों हो रहा है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम विपक्षी दल सीएए के विरोध में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए हैं और इसका विरोध इस आधार पर कर रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिम शब्द क्यों है, इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान क्यों नहीं है। और वही मुख्य मुद्दा है दोस्तों जिस पे विचार करने की जरूरत है ताकि इन विपक्षी दलों की मानसिकता को समझा जा सके। अब समझिए थोड़ा सा कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों को ही नागरिकता क्यों दी जा रही है। इसलिए दी जा रही है, इसमें मुस्लिमों को अलग इसलिए रखा गया है कि जिन 3 देशों से भारत में आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये तीनों ही मुस्लिम कंट्रीज हैं। मुस्लिम आबादी यहां 90 से 99% तक है। इसलिए इस मुस्लिम आबादी को इस कानून से बाहर रखा गया है, क्योंकि अगर इसमें मुस्लिम शरणार्थियों का भी प्रावधान कर दिया जाता नागरिकता देने का, तो तीनों ही देश से आने वाले अवैध मुस्लिम शरणार्थियों की भरमार हो जाती। अब इसे आंकड़ों से समझने की कोशिश कीजिए। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की आबादी लगभग 25 करोड़ के आसपास बताई जा रही है और इसमें से लगभग 97% आबादी मुस्लिमों की है। हिंदू सिर्फ 1.5% है, ईसाई 1% से भी कम है और बाकी 0.04% में आते हैं, यानी नाम मात्र की आबादी रह गई है वहां पे गैर मुस्लिमों की। इसी तरह अफगानिस्तान में तो 99% आबादी मुस्लिमों की हो चुकी है। एक आंकड़े के अनुसार 1980 में सिख और हिंदू लगभग 2.5 लाख के आसपास अफगानिस्तान में थे, लेकिन तालिबान का शासन आने के बाद अब इनकी संख्या 5 से 7 हजार रह गई है। 99% मुस्लिम आबादी है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो 90% से ज्यादा वहां मुस्लिम आबादी है और हिंदू आबादी लगभग 7% के आसपास है और 1.5 से 2% के अंदर बाकी अल्पसंख्यक समुदाय आते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केरल सरकार भले ही ये ऐलान करें कि वो सीएए कानून को अपने यहां लागू नहीं होने देंगी, लेकिन केंद्र सरकार को पता है कि सामान सट्टा इनके पास कुछ नहीं है। दरअसल नागरिकता संघ सूची का विषय है और इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं है और केंद्र सरकार ने जो प्रक्रिया रखी है वो भी ऑनलाइन कर दी है नागरिकता देने की। उसमें अब राज्य सरकार वैसे भी कोई रोड़ा नहीं अटका सकती है। और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी इसमें अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे रखा है जिसमें कहा गया है साफ तौर पे कि नागरिकता से जुड़े हुए, यानी सीएए की नागरिकता से जुड़े हुए किसी भी विषय पर देश का कोई भी हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, सीधे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संख्या में याचिकाएं फिलहाल पेंडिंग चल रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि बंगाल और आसाम में सीएए के तहत जो शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता देने का विरोध क्यों हो रहा है। इसको समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है क्योंकि इसी से मालूम चलेगा कि देश के सीमावर्ती इलाकों में हालात क्या हो रहे हैं और कितने भयावह हो चुके हैं। दरअसल असम सरकार की एक रिपोर्ट ये कहती है कि आसाम के जो सीमावर्ती इलाके हैं उनकी डेमोग्राफी में 2011 से 2021 के बीच जबरदस्त परिवर्तन हुआ है 32% तक। यानी इन सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ गई है 2021 तक ही।
अचानक ये 32% का इजाफा कैसे हुआ? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर जो मुस्लिमों की है वो तो इतनी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का औसत तो 10 से 12% का है, तो फिर ये 32% आबादी कैसे बढ़ गई? दरअसल ये सारे के सारे वो अवैध घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश से आए और उनको बड़े प्लान के तहत बसा दिया गया आसाम के इन सीमावर्ती जिलों में, और उनके राशन कार्ड बना दिए गए, उनके वोटर आईडी कार्ड बना दिए गए, और अब ये मतदाता बन चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर। यही कारण है कि अब इन लोगों को यह लगता है कि अगर हिंदू शरणार्थियों को अगर नागरिकता मिलती है और उन्हें भी मताधिकार मिलता है तो एक बैलेंसिंग कंडीशन बनने लगती है, और हो सकता है सीएए के बाद में जब एनआरसी आएगा तो इन अवैध घुसपैठियों को लात मारकर वापस बांग्लादेश भगा दिया जाए। आसाम सरकार की वही रिपोर्ट यह भी बताती है कि सन 2001 से 2011 के बीच ही आसाम के 7 सीमावर्ती जिले ऐसे हैं जिनमें हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। 7% तक हिंदू आबादी कम हो गई है, और मुस्लिमों की कितनी बढ़ी है ये अभी देखिएगा, रोचक आंकड़ा है। 2001 में इन 7 जिलों में कुल मिलाकर हिंदू आबादी लगभग 38 लाख थी, जो 2011 में रह गई थी 35 लाख। अब 2024 में यह आंकड़ा और कितना हो गया होगा ये सोचिए। वहीं मुस्लिमों की अगर आबादी की हम बात करें तो इन्हीं 7 जिलों में 2001 में इनकी संख्या थी 39 लाख। कितनी? एक में 39 लाख, और 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? 63 लाख, यानी लगभग दुगना अंतर आ गया, दुगनी बढ़ोतरी हुई। और ये 2011 का आंकड़ा है दोस्तों, 2024 में हालात कितने खराब हो चुके होंगे इसका अंदाजा लगाइए। अब दोस्तों बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में 1991 में मुस्लिम जनसंख्या लगभग 19.5% थी, जो 2011 में बढ़कर 27.30% हो चुकी थी, और 2021 की जनगणना नहीं हुई है, लेकिन अब यह आंकड़ा 30% से ऊपर लगभग 32% माना जा रहा है। अब इतनी भारी बढ़ोतरी कहां से हो गई जब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी नहीं है भारतीय मुस्लिमों में? ये इसलिए हो रही है क्योंकि बांग्लादेश से लगातार मुस्लिम घुसपैठ करके, या म्यांमार से रोहिंग्या पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, बस रहे हैं, और उनको वहां की सरकार आते ही 2 दिन के अंदर सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स मुहैया करा रही है। उनके राशन कार्ड बन रहे हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड्स बन रहे हैं, उनके आधार कार्ड बन रहे हैं, और उनको मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड करवाया जा रहा है। और यही कारण है कि बंगाल की डेमोग्राफी में भी जबरदस्त तरीके से परिवर्तन हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी सरकार हिंदू शरणार्थी जो बांग्लादेश से आए हैं उनको नागरिकता देने के मामले में रोड़े अटका रही है। बांग्लादेश से आए इन हिंदू शरणार्थियों की संख्या लगभग 30 लाख बताई जा रही है। सभी मतवा संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और दलित आबादी है ये। कुछ अपुष्ट सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि इनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक हो सकती है पूरे पश्चिम बंगाल में, लेकिन फिलहाल आंकड़ा अगर 30 लाख का भी माने तो इन्हें नागरिकता क्यों नहीं मिले? हिंदू शरणार्थियों को अगर भारत में भी, एक हिंदू देश में भी अगर नागरिकता नहीं मिलेगी तो इन्हें नागरिकता देगा कौन? लेकिन बंगाल में सिर्फ स्वागत रोहिंग्याओं का और उन अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का ही होता है, हिंदू शरणार्थियों का नहीं होता। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी विषय को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक अपने होस्ट विकास शर्मा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।